हाय बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 में जो पढ़ना है हम लोग को वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक सवाल को समझेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसमें किस तरह के सवाल हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ लीनियर इक्वेशन। तो आप लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं, इसके बारे में आपको पता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है। तो आप पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, an equation of the form ax plus by plus c बराबर 0। अगर कोई समीकरण है जो इस रूप में है ax plus by plus c बराबर 0 के रूप में, कंडीशन क्या है कि a, b और c जो होनी चाहिए वो रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। साथ ही साथ a 0 नहीं हो सकता, a is not equal to 0, b is not equal to 0। तो हम लोग कहते थे कि इस टाइप के इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये क्लास 9 में अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों, ये पेयर की बात हो रही है, युग्म की बात हो रही है, जोड़ा की बात हो रही है। इसका मतलब है क्लास 10 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो इक्वेशंस रहेंगे आपको दिया हुआ। सपोज मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन है, पहला इसलिए हर जगह 1 लगा हुआ है। और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कंडीशन क्या याद रखना है कि यहाँ जितने भी x का कोफिशिएंट हो गया या y का कोफिशिएंट हो गया, पहला इक्वेशन का या दूसरा इक्वेशन का, वो सभी रियल नंबर्स होंगे। साथ ही साथ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अगर ऐसा है वो कहलाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। बच्चों इसमें सवाल क्या आएगा, बनाना कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। ये पूरा चैप्टर आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ अच्छी तरह से आपको जानना पड़ेगा। देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और ये कांस्टेंट टर्म अचर पद है c1। चूँकि ये फर्स्ट इक्वेशन है इसीलिए यहाँ 1 दे रखा है मैंने। x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 प्लस c2 बराबर 0। दूसरा देखिए वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है, x y के जगह pq हो सकता है, rs हो सकता है, tu हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने x और y लेकर के माना है। बच्चों सबसे पहले अगर ये दो तरह की इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आलेख अगर बनाना चाहेंगे, तो 3 पॉसिबल केसेस आएगा। 3 पॉसिबल केसेस जो है आपके पास संभव हो सकता है। ये दोनों समीकरण युग्म का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आलेख बनाएंगे तो क्या क्या संभावना हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देयर आर 3 पॉसिबल केसेस इन विच अ पेयर ऑफ लाइन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ एज। अगर इस पेयर ऑफ लाइन को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पेपर पर अगर आलेखित करें, तो जो होने वाला है ये 3 तरह की संभावना हो सकती है। हो सकता है आपके पास जो समीकरण दे रखा है, आपके पास जैसे कोई समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये दो आपको इक्वेशन दे रखा है जहाँ a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है 5 है, a2 क्या है 3 है, b2 क्या है -5 है, c2 क्या है -2 है। ठीक है, फॉर्मूला में हर जगह प्लस है। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आपको ये समझना है कि b1 b2 जो है आपका माइनस के साथ वो आएगा।
अब देखिए इसका जब हम लोग आलेख बनाएंगे, क्लास 9 में जब आप आलेख बना रहे थे तो चूंकि वहाँ एक सिंगल इक्वेशन दिया हुआ रहता था, यहाँ डबल आ गया, तो हो सकता है ये दोनों का आलेख अगर हम लोग ड्रॉ करें तो दोनों आलेख आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, ये हो सकता है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो सकता है, इंटरसेक्टिंग, हिंदी में इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। हो सकता है वो पैरेलल हो, इस दोनों का आलेख अलग अलग बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, वो पैरेलल लाइन होगी, समांतर होगी। या हो सकता है वो दोनों लाइन संपाती हो, दोनों लाइन कोइंसिडेंट करें, एक दूसरे पर कोइंसाइड करें, एक दूसरे पर ओवरलैप करें। ये 3 तरह की संभावनाएं आपको अगर ग्राफ हम लोग इसका रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो दिया हुआ रहेगा आपके पास समझना, तो ये 3 तरह की संभावनाएं हो सकती है। बच्चों अगर हमें ग्राफ नहीं खींचो तो क्या इसका कोई उपाय है कि बिना ग्राफ खींचे हम ये समझ जाए कि ये दोनों पेयर जो होगा, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा? हाँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिख रखा है, आपको ये ध्यान रखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या है, x का कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे a1/a2, y के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे b1/b2, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आया तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। If a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, then pair of lines will be parallel. And number 3, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अगर इस तरह का केस आता है, तीनों इक्वल होता है, तो ये ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट करेगा, संपाती होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो ये तो बिना ग्राफ खींचे आप इस फॉर्मूला को अगर ध्यान में रखते हैं तो ये आप पता कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन जो पेयर में दिया हुआ है उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होने वाला है, पैरेलल होने वाला है या कोइंसाइड करने वाला है। बच्चों अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा, एक और केवल एक हल होगा, तो एक और केवल एक हल होगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर x और y की कुछ वैल्यू आएगी, इसे यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ये केस आता है तो इंटरसेक्टिंग वाला। अगर पैरेलल की लाइन की बात आती है, देखिए बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपस में कहीं भी टच नहीं कर रहा है। जब टच ही नहीं कर रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और अगर ये तीसरा वाला केस आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पे जो है, हर एक पॉइंट पर x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलने वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसी के साथ आपको देखिए समझने का प्रयास किया, अगर ऐसा है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन जो होता है वो संगत कहलाएगा, संगत। जहाँ पे आपको हल मिल रहा है, एक हल हो या अनेक हल हो, कंसिस्टेंट कहलाएगा, संगत कहलाएगा। हिंदी, चूँकि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और इसीलिए आपको हिंदी जानना जरूरी है। कंसिस्टेंट संगत और इनकंसिस्टेंट और संगत। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले ये बेसिक फार्मूला जो था मैंने अच्छी तरह से आपको बताया। आप ये टोटल ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट को आप पूरा याद करेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे, तब इसके आगे का सवाल आपको जो है समझ में आएगा।